हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसका कि टॉपिक है छंद। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है छंद का, और इससे आपको 2 नंबर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में तो पक्के कर ही लेने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये छंद जल्दी से याद नहीं होता। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है सारे बच्चों को कि ये छंद मुझे समझ में नहीं आता है, ये याद नहीं होता है, ये कैसे याद होगा, इसको कैसे समझें, इसकी परिभाषा कैसे जाने। ये बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। तो आज मैंने निकाली है आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, इसको याद करने के लिए और इसको पूरे को अच्छी तरीके से समझने के लिए। आपसे कहीं से कोई भी छंद पूछ दे, किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कुछ भी पूछ देगा तो आप बहुत ही ईजिली बता पाएंगे, बशर्ते अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे, तो ही आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है छंद का। तो आज हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं छंद, और इसको इतना मैंने ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करूंगी मैं, ताकि आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाए, समझना भी इजी हो जाए और आपको बिल्कुल बोरिंग ना लगे। छंद जो है आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और आपको बहुत ही जल्द समझ में भी आने वाला है। इस तरीके की मैं छोटी छोटी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि अगर आप अपने दिमाग में वो ट्रिक भी रख लेंगे ना, तो आप कोई भी बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला छंद से रिलेटेड सवाल जो है वो तुरंत झट से हल कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। और लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज हम जानने वाले हैं पूरी तरीके से छंद के बारे में। तो छंद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको सबसे पहले किसने परिभाषित किया है, और इसमें कौन कौन से छंद जो हैं वो मुख्य होते हैं, किन किन छंदों से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद का अर्थ क्या होता है। देखो, छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद जो है उसका जो अर्थ होता है वो होता है बंधन। अब जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो इसकी जो परिभाषा हुए है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे हम छंद कहते हैं। तो ये जो वर्णों की संख्या है, क्रम है, मात्रा है, गणना है, यति, गति, तुक, जितने भी इसमें शब्द आए हैं इन सबको हम डिटेल से भी जानेंगे। लेकिन इसकी जो परिभाषा है पहले इसको देख लेते हैं। और क्या कह रहा है कि छंद जो है वो काव्य की रचना का मानक है। मानक यानी कि नाप तोल करता है कि किसमें कितने वर्ड आते हैं, किसमें कितनी मात्राएं आती हैं। तो यह जो है किसी काव्य का मानक है, उसका जो नाप तोल जिसको कहते हैं, नाप तोल वाला ये सिस्टम है, उसको मानक बोलते हैं। कि इसमें पता चलता है कि किस छंद में कितनी मात्राएं आती हैं, किस छंद में कितने वर्ड आते हैं। तो इन सब की गणना करना ही ये छंद कहलाता है। तो अब जानते हैं आगे की ओर क्या है। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें जो छंद शास्त्र के प्रथम जो प्रणेता थे, अक्सर जो है ये पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। हालांकि ये बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके आगे आप जो भी कंपटीशन में बैठेंगे, टेट, सी टेट, सुपर टेट जो भी आप करेंगे, तो उसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि छंद शास्त्र के जो प्रथम प्रणेता थे वो थे आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता हैं। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है छंद सूत्रम। इनकी रचना का नाम जो है वो है छंद सूत्रम। ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बताती हूँ ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें कुछ भी रह ना जाए, कुछ भी छूट ना जाए, और आपको उसके बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए। आप आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं भूलें उस चीज़ को। तो इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा डीपली ले गई हूँ। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि छंद के अंग कितने होते हैं। आइए देखते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अभी हमने परिभाषा में देखा था कि परिभाषा में यति, गति, तो वो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा, छंद के 8 अंग होते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो परिभाषा में उसी के बारे में बताऊंगी मैं। तो पहला होता है चरण। तो देखिए चरण क्या होता है। जैसे कि ये चरण इतना, ये देखिए मैंने एक चौपाई लिखी हुई है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या, और ये जितने भी इसके 8 अंग हैं इनके बारे में मैं आपको इसके माध्यम से समझाऊंगी। तो ये चरण क्या हो गया, जैसे ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पवन तनय संकट हरण मंगल मुहूर्त रूप। तो ये पवन तनय संकट हरण यहाँ तक हो गया एक चरण। फिर मंगल मुहूर्त रूप ये हो गया दूसरा चरण। फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो ये हो गए 1 2 3 4 चरण हो गए। तो इनको कहते हैं हम चरण। इसके बाद देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है। तो वर्ण वह होता है जैसे कि हमने लिखा क, तो क
जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा क प्लस अ बराबर क। हमारा पूरा का तब बनेगा जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें यानी कि आ स्वर मिला हुआ है, इस का व्यंजन में आ स्वर मिला गया, यानी कि का को बोलने के लिए हमें आ की सहायता की ज़रूरत पड़ रही, तो तब जाके ये बन गया क। लेकिन अगर हम इसमें से आ को हटा देते हैं तो ये केवल बन जाएगा क, यानी कि आधा का इसमें रह जाएगा। तो ये जो वर्ण है, ये वर्ण पूरा कैसे बना है, स्वर की सहायता से जब हम बोलेंगे तो ये पूरा वर्ण बनेगा, और अगर हम इसको में से स्वर हटा देंगे तो ये आधा ही रह जाएगा, तो इसको कहते हैं वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं, तो मात्रा जैसा कि हम सब जानते हैं कि मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक लघु और गुरु। लघु वह होती है जो छोटी होती है, उसको लघु बोलते हैं, और गुरु उसको बोलते हैं जो कि बड़ी मात्रा होती है। इसको ही दूसरे अगर शब्दों में कहें तो ह्रस्व और दीर्घ, यानी दीर्घ जो होती है वह बड़ी होती है, जो बड़ी मात्रा यानी कि दीर्घ का मतलब होता है दो, जहाँ पर दो मात्राएं गिनी जाती हैं तो उसको बोलते हैं दीर्घ, और ह्रस्व उसको बोलते हैं जिसमें कि सिर्फ एक मात्रा गिनी जाती है, उसको ह्रस्व मात्रा बोलते हैं। तो ये तो हो गई मात्रा ह्रस्व और लघु और गुरु, ह्रस्व और दीर्घ। तो लघु कौन होती है, जहाँ पर हम एक मात्रा गिनते हैं वो लघु हो गई, और जहाँ पर हम दो मात्राएं गिनते हैं तो वो हो गई गुरु, उसको गुरु बोलते हैं। तो ये हो गई मात्रा। अब देखते हैं क्रम। क्रम क्या होता है, जिस तरीके से ये लिखा गया है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, तो इसको ऐसे क्रम के हिसाब से लिखा गया है, तो ये हो गया इसका क्रम। इस क्रम के हिसाब से किसी भी काव्य की जब रचना की जाती है तो उसमें क्रम भी देखा जाता है कि किस क्रम से लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं यति। यति क्या मतलब होता है, यति का मतलब होता है ये विराम चिन्ह, जहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं तो उसको कहते हैं यति। जैसे कि पवन तनय संकट हरण, हरण के बाद ये देखिए छोटा सा कॉमा भी लगा है, और मंगल मूर्त रूप, हरण के बाद हम थोड़ा सा रुके और इसके बाद रुके मंगल मूर्त रूप, रूप के बाद में हम थोड़ा सा रुके हैं, तो यानी कि जहाँ पर ठहराव, यति का मतलब होता है ठहराव, जहाँ पर हम थोड़ा सा रुके हैं उसका मतलब होता है यति, है ना। तो ये जो यहाँ रुके, अब राम लखन सीता सहित यहाँ थोड़ा सा रुके, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगे हैं यहाँ जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं उसको कहते हैं यति। अब गति क्या होती है, गति का मतलब होता है कि हम जिस लय से गा रहे हैं, जिस ध्वनि से गा रहे हैं उसको कहते हैं गति। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो जिस हम गति से गा रहे हैं, जिस लय से हम गा रहे हैं तो उसको कहते हैं गति। अब आ जाइए सब देखते हैं तुक की तरफ। तुक क्या होता है, तो देखिए तुक में मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये चौपाई है, इसमें 4 चरण है, तो 4 चरण में आपने देखा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, तो अब लास्ट का जो ये आ गया प, रूप, पा आया लास्ट में, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप, तो देखिए रूप और भूप ये दोनों एक जैसे शब्द आ गए, और पीछे देखिए पा और पा दोनों ये दोनों ही मिलते जुलते हैं, तो इसको बोलते हैं तुकबंदी, इसको तुक बोलते हैं। तो जहाँ पर हमारा ये तुक मिल रहा होता है, जैसे रूप और भूप, यानी कि दोनों आखिरी के जो वर्ड आए हैं वो दोनों पा और पा आए हैं, तो इसको हम बोलते हैं तुक। आगे बोलते हैं गढ़। गढ़ किसको कहते हैं, तो गढ़ के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि गढ़ क्या चीज़ है और यह कितने होते हैं। तो देखिए गढ़ होते हैं 8, कितने गढ़ होते हैं, 8 गढ़ होते हैं, और इन गढ़ों का जो प्रयोग है वो हम करते हैं वर्णित छंद में। वर्णित छंद में इन गढ़ों का प्रयोग होता है। तो कैसे इसका प्रयोग होता है पहले तो देख लेते हैं कि गढ़ 8 कौन कौन से होते हैं और गढ़ों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिएगा, देखिए तो गढ़ जो 8 होते हैं तो उसके बारे में हमने पूरा लिखा नहीं है, डिटेल से नहीं लिखा है इसमें, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको गढ़ याद करने की। तो ये गढ़ जो है ये मैंने बोला वर्णिक मात्रा में आते हैं, तो इसमें मैंने एक ट्रिक ऐसे बनाई है, आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा, या माने यगड़, म माने मगड़, त माने तगड़, र माने रगड़, ज माने जगड़, और भ माने भगड़, और न माने नगड़, और सा माने सगड़। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके हो गए गढ़। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़ और सगड़, ये 4 आपके गढ़ हो गए। तो इसमें मैंने ये ट्रिक बना दी, या माता राज भानस लगा। इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 8 गढ़ जो है वो एक ही लाइन में याद हो जाएंगे, या माता राज भानस लगा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा यगड़, मगड़, तगड़ और रगड़ और जगड़, ये इस तरीके से आपको 8 गढ़ जो है वो एक लाइन में ही याद हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब देखते हैं कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, देखिए छंद के 4 प्रकार होते हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक, ये 4 प्रकार के आपके छंद होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में भी है और
ज़्यादातर आपको 99% जो क्वेश्चंस हैं वो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद से ही पूछे जाते हैं। उभय और मुक्तक छंद से कभी भी कोई भी क्वेश्चन ना बोर्ड के एग्ज़ाम में ना किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम फोकस करेंगे मात्रिक और वर्णिक छंद पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी छंद से पूछा जाता है तो वह छंद होता है मात्रिक छंद। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद है। तो इसको जो है ये हम डीपली पढ़ेंगे और इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी को हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मात्र अगर देखिए कभी कभी ऐसा ही पूछते हैं मुख्यतः, वैसे तो ये 4 प्रकार के छंद होते हैं लेकिन आपको ये पढ़ने में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पूछते हैं मुख्यतः कितने, तो मुख्यतः ये 2 ही छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मुख्य रूप से ये 2 छंद ही माने गए हैं, मुख्य रूप से ये 2 ही छंद आते हैं, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन और इन दोनों में से अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट छंद जो है वो है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वर्णिक छंद से बहुत ही कम, 1-2 कभी पूछ दे तो पूछ दे, बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मात्रिक छंद से ही पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये 2 छंद पढ़ने हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद क्या है? तो देखिए मात्रिक छंद के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है सममात्रिक, दूसरा है अर्ध सममात्रिक और तीसरा है विषम मात्रिक। यह पहला जो छंद है यह है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद के भी ये 3 अंग हैं, ये 3 भाग हैं मात्रिक छंद के। पहला है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा है विषम मात्रिक। तो ये 3 छंद के बाद में आप देखते हैं हम सबसे पहला जो छंद है वो है सममात्रिक। सममात्रिक छंद क्या होता है हम आपको बताएं, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा सममात्रिक। सम का मतलब होता है समान, मात्रिक माने मात्राएं, जिसमें समान मात्राएं होती हैं उसको कहते हैं सममात्रिक। देखिए इसको मैंने अलग अलग करके ऐसे डिवाइड कर लिया है ताकि आपको सम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद को ना पहचानने में कोई दिक्कत होगी और ना ही आपको उसके बारे में अगर पूछा जाए तो बताने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौन कौन से सममात्रिक छंद होते हैं तो उनको मैंने अलग अलग करके ऐसे लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए सममात्रिक का मतलब होता है समान मात्राओं वाला जो छंद होता है वह होता है सममात्रिक। तो सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं? एक तो आता है चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, यानी कि ये जो 4 छंद है ये 4 के चारों सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राएं होंगी इसमें प्रत्येक चरण में और इसके जो चरण होंगे वो भी समान होंगे। जैसे चौपाई है तो चौपाई के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार से रोला है तो रोला में भी 4 चरण होते हैं और उनमें 24-24 मात्राएं ही पाई जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, इनमें सब में चरण भी बराबर होते हैं और इसकी जो है मात्रा, जो चारों चरणों की मात्राएं जो हैं वो बराबर ही होंगी। तो आपको ऐसे याद कर लेना, जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24, गीतिका में 26 और हर गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। लेकिन अब हम ये कैसे याद करेंगे कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, क्योंकि ये तो हम भूल जाएंगे, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। तो अब इसके लिए मैंने एक लाइन ये बनाई है, आप चाहो तो इसको बड़ी इजीली तरीके से याद कर सकते हो कि चारों गीत हर गीतिका, इसको आप याद कर लो। यानी कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, तो उसके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो आपको ये याद कर लेना, चारों गीत हर गीतिका। चारों, चा माने हो गया चौपाई, रो माने हो गया रोला और इसके बाद गीतिका आ गया। तो गीतिका का मतलब गीत माने गीतिका और हर गीतिका तो पूरा पूरा आ गया है ना। तो चारों गीत हर गीतिका, यानी कि चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, ये चारों जो है छंद इस सममात्रिक छंद में आ जाते हैं और इनकी जो मात्राएं हैं वो 16, 24 ही देखो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 16 फिर 24 फिर 26 फिर 28 हैं इनकी ऐसी मात्राएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक की तरफ। जानते हैं कि अर्ध सममात्रिक क्या होता है। तो अर्ध सममात्रिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। आइए, अर्ध सममात्रिक क्या होता है, नंबर दूसरा है इसका। तो अब अर्ध सममात्रिक में आता है दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला, ये 4 आते हैं अर्ध सममात्रिक में, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें जो चरण है उनका विभाजन हो जाता है, चरणों का विभाजन हो जाता है। जैसे पहले और तीसरे चरण में अर्ध सममात्रिक का मतलब ही होता है आधा समान,
यानी कि आधे में समान मात्रा होती हैं। आधे छंद में तो समान मात्राएं होंगी और आधे में विषम मात्राएं होंगी। अर्ध सम माने आधे में सम और आधे में विषम मात्राएं होंगी। तो यानी कि जैसे पहला और तीसरा जो चरण होता है तो इसमें समान मात्राएं होंगी, और इसके बाद में दूसरा और चौथा जो चरण होगा तो इसमें अलग अलग मतलब समान मात्राएं इसकी होंगी। तो इसमें जो है चरण अलग अलग हो जाते हैं, चूँकि इसका नाम ही अर्ध सममात्रिक है तो ये आधा समान है और आधा विषम है। तो इसलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोहा। और जैसे कि सोठा है तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सोठा जो है वो किसका विपरीत रूप है, तो दोहा सोठा का विपरीत रूप है या सोठा दोहा का विपरीत रूप है। तो कैसे विपरीत रूप है, देखिए जैसे कि दोहा है तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं। लेकिन वहीं जस्ट उल्टा सोठा में क्या होता है, सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि इसका दोहे का उल्टा सोठा और सोठे का उल्टा दोहा हो जाता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है अर्ध सममात्रिक वाले में कि यानी कि आधा जो समान आधी मात्राएं इसके समान होती हैं। तो दोहा सोठा बरवय और उल्लाला, तो ऐसे ही देखिए बरवय में भी पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं आती हैं, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं आती हैं। उल्लाला में भी पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, तो दोहा सोठा बरवय और उल्लाला। तो अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, तो ये है आपकी ट्रिक। तो ये ट्रिक कैसी है, 200 वर उल्ला, ऐसे आपको याद रख लेना, या ऐसे याद रख लें 200 वर अल्लाह, या आप ऐसे याद रख लें 200 वर उल्लाला, जो भी आपको जैसे भी मतलब सुटेबल लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि दो माने हो गया दोहा, सो माने हो गया सोठा और वर माने हो गया बरवय और उल्ला का मतलब हो गया उल्लाला। तो 200 वर उल्ला, यानी कि ये सिर्फ हमने उसके लिए बनाई कि आप इसको कभी भूलें ना कि अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से छंद होते हैं और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो अब देखते हैं विषम छंद। तीसरा जो इसका भाग है वो होता है विषम छंद, विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में सिर्फ दो ही छंद आते हैं, वो है पहला है कुंडलिया और दूसरा है छप्पय। पहला कुंडलिया है और दूसरा छप्पय है। तो कुंडलिया में क्या होता है, कुंडलिया में दोहा और रोला से मिलकर बना है कुंडलिया, और छप्पय उल्लाला और रोला से मिलकर बना है। तो इसमें कैसे इसकी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है, तो मैंने देखो जो विषम मात्रिक छंद है तो इसमें कुंडलिया और छप्पय ये दो छंद आते हैं। तो इसमें इसको आप याद कैसे करेंगे कि विषम मात्रिक में कौन कौन से छंद है। तो इसकी जो ट्रिक है वो याद रखो आप, कुछ कु माने हो गया कुंडलिया और छ माने हो गया छप्पय। तो आप अगर कुछ याद रखेंगे तो कुछ का मतलब हो गया विषम मात्रिक छंद में दो छंद आते हैं, कुछ कौन से, कुंडलिया और छप्पय। अब देखिएगा कि दो, अब इसमें ये भी हम भूल सकते हैं कि इसमें दोहा रोला किस में होगा और उल्लाला रोला किस में होगा। तो जो कुंडलिया है तो इसमें दोहा और रोला से मिलकर बना है। तो लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। देखो डॉक्टर कुंदन, देखिए इसकी जो पहली ट्रिक है कुंडलिया की, कुंडलिया में कौन कौन से आते, तो हमने एक ऐसे ट्रिक बनाई है डॉक्टर कुंदन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं डॉक्टर कुंदन। डॉक्टर कुंदन डी माने दोहा है ना, और रा माने रोला है ना, दोहा रोला यानी डॉक्टर, तो डी और आर आ गया, दोहा और रोला। और कुंदन, कुंदन का मतलब हो गया कुंडलिया, यानी कि ये दोहा, डॉक्टर कुंदन का मतलब हो गया दोहा रोला से मिलकर बन गया क्या, कुंडलिया। कुंदन मतलब कुंडलिया, कुंडलिया बन गया। अब देखिए दूसरे की क्या है ट्रिक, छप्पय। छप्पय को कैसे याद रखेंगे, छप्पय में है उल्लाला और रोला, तो यू आर छप्पय कैसे बना दिया, यू आर, ऊ मतलब यू और र मतलब रोला, तो यू आर छप्पय, यानी कि उल्लाला और रोला को मिलाकर के बन गया छप्पय। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिक है यह पसंद आई होगी कि, और जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपको याद करने में आसानी हुई कि नहीं, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जो भी है तो ये आप लोग उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो ये था कि सिर्फ आपको छंद जो मात्रिक छंद था उसको मैंने समझाया है। इसके बाद में आपका आएगा वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद क्या होता है, फिर उसमें मात्राएं कैसे, अब इसमें ये बताना बाकी है कि मात्राएं कैसे। अब ये बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मात्राएँ कैसे निकाली जाती हैं, दीर्घ मात्रा कौन सी होती है, लघु कौन सी होती है, लघु में कौन कौन सी मात्राएँ आती हैं और दीर्घ में कौन कौन सी मात्राएँ आती हैं। इसके बाद में मैं आपको ये अगला जो छंद होगा, जैसे ये मात्रा
मात्रिक छंद हो गया, उसके बाद जो वर्णिक छंद है उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर डिटेल से समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था आज का हमारा छंद का जो टॉपिक था, छंद का वीडियो था। तो ये आज का हमारा छंद का वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको मात्रा निकालना और इसके बाद में आपको दूसरे छंद के बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।